हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो आप सभी का स्वागत है मेरी इस नई यूट्यूब वीडियो में। तो आज की इस नई वीडियो का मेरा जो टॉपिक है वो है टैक्सेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो एक डिस्क्लेमर है जो आप सभी को फॉलो करना है। यू हैव टू वॉच द वीडियो टिल द एंड ताकि आपको फटाफट से पता लग सके कि व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट फंड, व्हाट आर द एक्सपेक्ट्स कवर्ड इन द टैक्सेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम फर्दर वेस्ट किए हुए टैक्सेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड। First, before starting the chapter, we have to understand what is investment fund. Investment fund is nothing but a type of person, whatever being specified in the Income Tax Act. It can either be incorporated as a company, it can either be incorporated as a firm, or it can either be incorporated in any other forms. Taxation rates will depend on the types of firm in which the investment fund is incorporated. अब हमको नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन समझना जरूरी होगा। ओके, तो इन्वेस्टमेंट फंड्स के जब हम टैक्सेशन की बात करते हैं तो इसमें टोटल दो पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं। कितनी पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं? दो पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट पार्टी इज़ योर यूनिट होल्डर, सेकंड पार्टी इज़ योर इन्वेस्टमेंट फंड। यूनिट होल्डर विल इन्वेस्ट इन द इन्वेस्टमेंट फंड एंड इन्वेस्टमेंट फंड्स विल डिराइव द इनकम फ्रॉम द एक्टिविटीज़ व्हाट इज़ बीइंग कैरीड ऑन बाय द इन्वेस्टमेंट फंड। ओके, तो अब एक्टिविटीज़ जो इन्वेस्टमेंट फंड कर रही है उसमें कुछ पीजीवीपी की इनकम्स होंगी, कुछ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम होंगी, कुछ कैपिटल गेन्स की इनकम होंगी। सैलरी की इनकम इन्वेस्टमेंट फंड को नहीं हो सकती, ये इजीली अंडरस्टैंडेबल है। तो पीजीवीपी की इनकम जो होगी वो इन्वेस्टमेंट फंड के ही हाथ में टैक्सेबल होगी। रेस्ट ऑल अदर इनकम्स विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर्स। मीन्स इन्वेस्टमेंट फंड पास थ्रू स्टेटस एंजॉय करता है तो सारी की सारी इनकम वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा अपने यूनिट होल्डर्स को। देन all the other incomes except PGVP will be taxable in the hands of unit holders and will be exempt in the hands of investment fund। और PGVP की जो इनकम होगी वो इन्वेस्टमेंट फंड के ही हाथ में ही टैक्सेबल होगी। अब जो इन PGVP की इनकम इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में टैक्सेबल होगी तो किस रेट से होगी ये जानना ज़रूरी है। तो अगर इन्वेस्टमेंट फंड एज अ कंपनी और एज अ फर्म इनकॉर्पोरेट होता है तो 30% का टैक्सेबिलिटी रहेगी। और किसी अदर फॉर्म में इनकॉर्पोरेट होकर चलता है इन्वेस्टमेंट फंड्स तो उस पर एमएमआर की टैक्सेबिलिटी आएगी। अब ये एमएमआर का रेट हमारे फाइनेंस एक्ट 2019 से चेंज हो गया है जो कि इफेक्टिव रेट इसका बनता है 42.744%। मैक्सिमम रेट एप्लीकेबल टू एन इंडिविजुअल। हायर सरचार्ज रेट 37% वाला, 30% वो प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से। जब आप इनको इफेक्टिवली कंबाइन करोगे तो जो रेट आएगा वो 42.744% ही आएगा। ओके, उसके बाद अब जो पीजीवीपी की इनकम को छोड़ के जो सारी की सारी बची हुई इनकम्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इन्वेस्टमेंट फंड यूनिट होल्डर्स को तो टैक्सेबल हो रही है इन्वेस्टमेंट फंड यूनिट होल्डर्स के हाथ में। अब जब वो टैक्सेबल हो रही है यूनिट होल्डर्स के हाथ में तो इन्वेस्टमेंट फंड को उसको 194 एलबीबी के हिसाब से उन सारी के सारी पेमेंट्स पर टीडीएस काटना पड़ेगा। अगर सामने वाला यूनिट होल्डर्स नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनी है तो टीडीएस किस रेट से कटेगा? एज पर सेक्शन 195 मीन्स एज पर रेट इन फोर्स। और अगर नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को छोड़कर कोई और पर्सन है तो 10% से टीडीएस काटना पड़ जाएगा। फिर उसके बाद एक सेक्शन आता है 139 सब सेक्शन 4F। वो कहता है इन्वेस्टमेंट फंड्स को अपनी रिटर्न कंपल्सरली फाइल कर चलनी पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है सेम नेचर एंड प्रपोर्शन। जो इनकम डिराइव कर रहा होता है ना इन्वेस्टमेंट फंड्स और जब उसको पास थ्रू कर रहा होता है यूनिट होल्डर्स को तो जिस नेचर का, सपोज कैपिटल गेन है तो यूनिट होल्डर्स के हाथ में जाकर उसका नेचर चेंज नहीं हो जाएगा। इट विल बी टैक्सेबल एज कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर्स। और जब प्रपोर्शन की मैं बात कर रहा होता हूँ तो जिस प्रपोर्शन में इन्वेस्टमेंट फंड के पास है उसी प्रपोर्शन में वो यूनिट होल्डर्स के पास भी जाएगा। जब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करोगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि सेम नेचर एंड प्रपोर्शन का क्या मतलब है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट की बात करते हैं। कुछ ऐसी इनकम्स होती हैं इन्वेस्टमेंट फंड की जो इनकम एक्रू होती हैं या अराइज होती हैं या रिसीव होती हैं ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर और उसको फिर एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है इन्वेस्टमेंट फंड अपने यूनिट होल्डर्स को। तो उस केस में मान लिया जाता है डीम टू बी पास थ्रू टू द यूनिट होल्डर्स। मीन्स मान लिया जाता है कि इन्वेस्टमेंट फंड ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और वो टैक्सेबल हो जाता है यूनिट होल्डर्स के हाथ में। फिर से सुनिएगा इस पॉइंट को। कभी कभी क्या होता है इन्वेस्टमेंट फंड्स के हाथ में कुछ ऐसी इनकम्स होती हैं जो एक्रू होती हैं, अराइज होती हैं या रिसीव होती हैं ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, बट वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाता है अपने यूनिट होल्डर्स के हाथ में। तो हम मान लेते हैं कि इट इज़ डीम टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द यूनिट होल्डर्स और उसी साल यूनिट होल्डर्स के हाथ में टैक्सेबल हो जाता है। फिर आप पूछेंगे जब इसकी एक्चुअल रिसीट होगी तो क्या होगा? तो एक इनकम को हम दो बार टैक्सेबल नहीं कर सकते। तो व्हेन द इनकम इज बीइंग टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर इन विच इट इज एक्रूड, अराइज और received by the investment fund it will not be taxable in the it will not be taxable in the year of receipt। में जिस साल रिसीव होगा उस साल टैक्सेबल नहीं होगा यूनिट होल्डर्स के हाथ में।
फिर उसके बाद अमेंडमेंट आई इन्वेस्टमेंट फंड में बाय वे ऑफ फाइनेंस एक्ट 2019, लॉसेज इनकर्ड बाय द इन्वेस्टमेंट फंड्स। अब ये जो अभी तक तो हमने जितनी भी बात करी वो इनकम रिलेटेड बात करी, अब हम बात करेंगे लॉसेज रिलेटेड। ये जो इन्वेस्टमेंट फंड्स के लॉसेज होते हैं उसकी कैसे क्या क्या ट्रीटमेंट कर चलेंगे। अब आपने पहले ही देखा कि पीजीवीपी की जो इनकम है वो इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में ही टैक्सेबल होकर चल रही है, तो लॉसेज भी जो होंगे पीजीवीपी से रिलेटेड वो कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ का बेनिफिट उस पर इन्वेस्टमेंट फंड ही लेकर चलेगा। ओके, अब आता है फाइनेंस एक्ट 2019 की अमेंडमेंट वाली बात। फाइनेंस एक्ट 2019 के अमेंडमेंट से पहले क्या था, पीजीवीपी के लॉस को छोड़कर भी बाकी के जो लॉसेस थे ना उस पर भी कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ का बेनिफिट जो था वो इन्वेस्टमेंट फंड ही लेता था। बट इस फाइनेंस एक्ट 2019 के अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ, अगर कोई यूनिट होल्डर है और उसने अपनी यूनिट को फॉर एटलीस्ट 12 मंथ होल्ड कर रखा हुआ है, तो उस यूनिट के रेस्पेक्ट में जो लॉस हो रहा है एक्सेप्ट पीजीवीपी, उसका कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ का बेनिफिट यूनिट होल्डर को अवेल हो जाएगा। उसके लिए कंडीशन एक ही है कि उसको यूनिट को, जिस यूनिट के रेस्पेक्ट में लॉस हो रहा है उसको एटलीस्ट 12 मंथ्स तक होल्ड कर रखना पड़ेगा। ओके, अगर वो 12 मंथ तक होल्ड नहीं करता है तो उस पर कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ का बेनिफिट इन्वेस्टमेंट फंड ही लेगा। अब कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ कितने साल तक चलेगा। कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड के केस में, कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड के केस में रिमेनिंग ईयर्स का होता है। मींस अगर 4 ईयर्स यूटिलाइज हो सके हैं तो अगर 8 ईयर्स का बेनिफिट मिल रहा है आपको कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ में, तो रिमेनिंग 4 ईयर्स का ही बेनिफिट आपको मिलेगा, रिमेनिंग 4 ईयर्स का ही बेनिफिट मिलेगा यूनिट होल्डर्स को। फिर एक और अमेंडमेंट आई फाइनेंस एक्ट 2019 से, वो क्या थी कि कुछ ऐसे लॉसेज होते हैं एक्सेप्ट पीजीवीपी जो एक्यूमुलेट हो रहे होते हैं इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड्स। तो इसमें एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर को प्रेस्क्राइब किया, वॉट एवर द लॉसेज बीइंग एक्यूमुलेटेड ऑन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड एज ऑन 31st March 2019 विल डीम टू बी द लॉस ऑफ यूनिट होल्डर्स, और उस पर कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ का बेनिफिट यूनिट होल्डर्स को मिल जाएगा एज ऑन 31st March 2019। फिर से सुन लीजिएगा इस पॉइंट को कि जो लॉसेस की एक्यूमुलेशन है अदर देन पीजीवीपी as on 31st March 2019 by the investment funds will deem to be the loss of unit holders, और उस पर कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ का बेनिफिट्स यूनिट होल्डर्स क्लेम कर सकता है as on 31st March 2019 को जो एक्यूमुलेट हुआ था। बट जो कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ का बेनिफिट है वो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दूँ, वो सिर्फ रिमेनिंग पीरियड्स के लिए ही मिलकर चलता है, और जो लॉसेस वगैरह अवेल कर लिए गए हैं कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ बेनिफिट के लिए यूनिट होल्डर्स के द्वारा, वो इन्वेस्टमेंट फंड्स का उसको उस पर कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ का बेनिफिट नहीं मिलकर चलेगा। तो लॉसेस वाले पॉइंट को हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पीजीवीपी का लॉस होगा तो वो इन्वेस्टमेंट फंड ही कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ करेगा। पीजीवीपी को छोड़कर और किसी भी हेड्स के लॉसेस होंगे उसका बेनिफिट यूनिट होल्डर्स को पास थ्रू कर दिया जाएगा, प्रोवाइडेड कि यूनिट होल्डर्स ने उस यूनिट को 12 मंथ्स के लिए होल्ड कर रखा हुआ था अपने पास। ओके, फिर उसके बाद जो लॉसेस एक्यूमुलेशन होते हैं एज ऑन 31st March 2019 बाय द इन्वेस्टमेंट फंड सेल डीम टू बी द लॉसेज ऑफ यूनिट होल्डर्स। ओके, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मानकर चलिए इन्वेस्टमेंट फ़ंड को मैंने इस छोटी से वीडियो में पूरा का पूरा रिवाइज़ कर लिया है। आप इसके क्वेश्चंस वगैरह आपको कहीं से भी मिले आप करिएगा, और इस वीडियो को देख के करिएगा, आपको 100% कॉन्फिडेंस आएगा क्वेश्चन करने में। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।